हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके पर्यावरण के हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेम यही सूरत से नागरकोइल के बीच ही ट्रेन इनको चलानी होती है। सेम रख देते हैं, बस यहाँ पे आपको टाइम चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कब चली थी। 29 नवंबर 2019 को चली थी। कहाँ से चली थी? सूरत से चली थी। तो 19:45 यानी कि शाम को चली है, शाम को 7:45 पे चली है। 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे पहुंची। तो जब 29 नवंबर को 7:45 को शाम को चली तो 30 नवंबर तक जाएगी, 7:45 तक 12 घंटे चल जाएगी। 29 नवंबर की शाम को 7:45 से लेके 30 नवंबर की सुबह 7:45 तक 12 घंटे ये ट्रेन चल जाएगी। फिर 30 नवंबर को 7:45 से, यहाँ देखिए, 30 नवंबर को 7:45 सुबह से लेके और दूसरे दिन सुबह तक यानी कि 1 दिसंबर तक 7:45 तक कितने घंटे चल जाएगी हमारी? 24 घंटे चल जाएगी। तो ये 12 घंटे, ये 24 घंटे, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 36 घंटे हो जाएंगे। और चली कब तक है? 11:45 तक। तो ये 4 घंटे और उसमें ऐड कर दो तो कितने घंटे हो जाएंगे? 40 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे हमने और ऐड कर दिए, 40 घंटे हो गए टोटल। कितनी दूरी चली है? 21-20 किलोमीटर चली है। तो 21-20 किलोमीटर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को। ये क्वेश्चन आसानी से इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो दूरी कितनी है हमारी? 21-20 किलोमीटर और चाल कितनी है? 40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से भाग देंगे 212 में तो 53 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 53 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन है वेट लिफ्टर? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया चुकंदर, आलू, अदरक। सेकंड ऑप्शन दिया गया गाजर, हल्दी, अदरक। थर्ड ऑप्शन में दिया गया शकरकंदी, मूली, हल्दी। इन फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों का कौन सा समूह है? गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राजस्थान के रेगिस्तानों में। ऑप्शन नंबर 4 है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है नेफेथीन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ऐसा नहीं है, छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, चूहा और मेढक भी खाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो मोहक आवाज़ नहीं निकालता, यहाँ सुगंध निकालता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, यानी कि ए और बी जो सही होंगे वही हमारे राइट आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है केवल ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, थर्ड है हमारा महाराष्ट्र एंड फोर्थ है गुजरात। तो कहाँ की थी? गुजरात में की थी। दांडी कहाँ स्थित है? हमारा गुजरात में स्थित है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ से की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कौन सा बुखार है ये हमारा? मलेरिया, कपकपी के साथ आता है ना, सिनकोना की छाल से इसका इलाज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, ये देखने में ही सिर्फ इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन और एक टाइम एंड डिस्टेंस का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। हो सकता है आपको वही लैंग्वेज रख दें और आपका टाइम चेंज कर दें केवल। तो कह रहा है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक्स पर जाते हैं, जो ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो ए पर जाएंगे, ये देखिए ये दिया है हमारा एक्स घर, जो ए पर जाने के लिए 600 मीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। कहाँ पे जाना पड़ता है? ठीक पूर्व में। तो ए ये रहा, ठीक पूर्व में है एक्स के 600 मीटर दूरी पर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। तो ए के दक्षिण में यानी कि दक्षिण दिशा ये होगी ए की, 450 मीटर की दूरी पर है, बी पे जाते हैं। बी के बाद फिर वह बी जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, बी का पश्चिम कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि बी के पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पे है। तो 120 मीटर की दूरी पे ये सी हो गया। और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, सी का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। यानी कि सी के उत्तर में ये रहा वाई 90 मीटर की दूरी पर। तो कह रहा है अस्पताल के सापेक्ष, ये रहा अस्पताल, जो वाई है वो अस्पताल है, घर के अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो अस्पताल है, इसके सापेक्ष देखेंगे ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये उत्तर, ये पश्चिम, यहाँ है ये इनका घर, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है झारखंड, सेकेंड मिजोरम, थर्ड मणिपुर और फोर्थ है हमारा मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम के लोग करते हैं चेराव नाच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सेकेंड केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। फोर्थ ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। जब आप मैप में देखेंगे तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य यही हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो क्या पूछा गया? नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। पहला ऑप्शन है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए, पहला तो सही है हमारा। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो बिल्कुल सही है हमारा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, तो ये हमारा एकदम गलत है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब हैं, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से लेकर 5th तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को।
तो किसको संकलित करता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक नहीं, थर्ड से लेकर फिफ्थ तक है। और सेकंड कह रहा है फर्स्ट और सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ये एकदम सही है। जो फर्स्ट सेकंड में है वो पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाता है? तो कैसे पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला ऑप्शन है हमारा उप प्रकरण, समझ रहे हैं आप, सब थीम पूछी गई है इसकी, पर्यावरण अध्ययन की सब थीम पूछी गई है। तो सब थीम क्या है? परिवार और मित्र इसकी थीम है, भोजन भी इसकी थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी इसकी थीम है। जो सब थीम होती है वो उसकी, ये जानवर जो है वो इसकी सब थीम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 75 में हम थीम देख लेते हैं। इसमें 6 थीम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली थीम जो हमारी परिवार एवं मित्र है, दूसरी हमारी क्या है? भोजन है, तीसरी हमारी है जो थर्ड है वो पानी है, और चौथी क्या है? चौथी हमारी आवास है, और पांचवी क्या है? पांचवी हमारी यात्रा है। जो छठवीं थीम है वो हमारी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये हमारी छठी थीम है। तो इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। पहली थीम जो है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र जब मिल जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। दूसरी हमारी भोजन है। तीसरी थीम है हमारी पानी, जब भोजन कर लेंगे तो हमें पानी की आवश्यकता होगी। चौथी थीम है आवास, जब परिवार मिल गया, भोजन मिल गया, पानी मिल गया तो हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, तो चौथी थीम हमारी आवास है। पांचवी थीम क्या है हमारी? यात्रा, जब परिवार मित्र मिल गए, भोजन मिल गया, पानी मिल गया और आवास में मिल गया तो हम यात्रा करेंगे। यात्रा करेंगे तो छठवीं थीम हमारी क्या है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो हम खोज करेंगे। तो ये थी हमारी 6th थीम। और जो सब थीम है वो भी देख लेते हैं। सब थीम कौन कौन सी हैं? सब थीम है हमारी, सबसे पहली जो है वो है संबंध, दूसरी है कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल। जो तीसरी है हमारी वो है जानवर, जो यहाँ दी है, और चौथी हमारी पौधे। अगर आपको थीम याद होंगी तो सब थीम ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें तीनों थीम दी गई थी, एक ही हमारी जो पूछी गई थी वो सब थीम थी। तो ये है हमारी सब थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पाठ्य पुस्तक पर तो बिल्कुल आश्रित नहीं रहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, एकदम सही। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बिल्कुल सही, समुदाय के सदस्य तो होने चाहिए भाग लेने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, एकदम सही, पाठ्य पुस्तकें भी होना जरूरी है। अगला ऑप्शन हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो बिल्कुल गलत है ये हमारा। व्याख्या और परिभाषा ही हमें नहीं रटनी है, केवल इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, A, B, C, ये हमारे महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कहानियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ऑप्शन नंबर फोर है हमारा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो हमारा कौन कौन से सही हो जाएंगे? सबसे पहले वृत्तांत और दूसरा कहानियाँ। व्याख्या, जहाँ भी व्याख्या आ जाए वो हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, जिसमें कह रहा है केवल ए सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास भी करना है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का भी विकास करना है, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास करना है। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन नंबर फोर है हमारा समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो हमारा कौन कौन सही हो जाएगा? ये तो एकदम सही है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, सही है। ऐसा नहीं है, समय पर पूरा करने में सहायता नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो ये एकदम सही है हमारा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो एकदम सही है हमारा। और फर्स्ट जो कह रहा है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुशासनहीनता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी और सी सही हो जाएंगे हमारे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो क्या हमारे सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो ये हमारा बिल्कुल सही है, परिवार के सदस्य तो हैं ही, समुदाय के सदस्य, तो समुदाय के सदस्य भी हैं, समाचार पत्र भी है, कक्षा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब भी हम पर्यावरण को सीख सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात, और चौथा है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो हमारा अनुसरण करेगा तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमें चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए, जो हमें नहीं ज्ञात है यानी कि अज्ञात हैं, फिर उनकी तरफ बढ़ना है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पोर्टफोलियो, सेकेंड है क्रम निर्धारण मापनी, थर्ड है वर्णन अभिलेख, एंड फोर्थ है हमारा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो हमारा नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण हमारा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, सेकंड ऑप्शन है हमारा कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो हमें बच्चों का आकलन करना है, तो इस चर्चा से हमें कोई लेना देना नहीं है। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बिल्कुल नहीं। हमें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में क्या दूर करना है? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये दूर करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है।
जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो कह रहे हैं बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, घर से नहीं करने को प्रेरित करना है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड के आंसर ही दोनों इसी में ही अपने आप में होल्ड किए हुए थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? पहला ऑप्शन हमारा मछली, सेकंड कौवा, तीसरा घड़ियाल है और चौथा कछुआ है। तो ये देखिए ये तीनों पानी में रहते हैं लेकिन कौवा हमारा अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है। तो कॉलम फर्स्ट में दिया गया है हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। कॉलम सेकंड में दिया गया है अत्यधिक पसंद का भोजन, यानी कि पहले में शहर और राज्य दिए गए हैं और सेकंड में भोजन दिया गया है। तो हमारा हांगकांग देखते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? तो हांगकांग में खाया जाता है पकाया हुआ सांप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का फिफ्थ हो जाएगा। और केरल में क्या खाया जाता है? केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका खाया जाता है। तो ये फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कश्मीर में क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। तो ये सेकंड के साथ चला जाएगा। गोवा में क्या खाया जाता है? गोवा में नारियल अधिक होता है, तो इसमें नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से कौन आगे पीछे करता है? मैना करती है। और जो 360 डिग्री घुमा लेता है अपनी गर्दन वो है उल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो सही है हमारा। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो मनाली में नहीं बनाए जाते हैं, हमारे कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में वर्षा अधिक होती है इसलिए वहाँ पे बांसों के खंभे बनाए जाते हैं घरों के। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो एकदम सही है हमारा। लेह में बर्फ़ बहुत पड़ती है, सर्दी के कारण जानवरों को नीचे रखते हैं और ये लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए और सी। ए और सी कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाथियों के विषय में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो एकदम सही है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो 200 केजी से अधिक नहीं, 100 केजी खा लेता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये भी हमारा सही है। तो ए, सी और डी हमारे सही हैं। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? ए, सी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो ये थे हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।